नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और अब खबरों का रुख कर लेते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस में शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई विषयों के साथ साथ राजस्थान के समग्र विकास को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसे आपसी सहयोग और समन्वय का प्रतीक माना जा रहा है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई विषयों के साथ साथ राजस्थान के समग्र विकास को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को इनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आए प्रत्येक फरियादी को उसकी समस्या के निस्तारण के लिए चल रही प्रक्रिया के बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जाए, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो और आमजन को राहत मिले। वहीं सीएम ने जेडीए, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, राजस्व, मनरेगा, ऊर्जा और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को राहत दी। साथ ही सीएम ने जनसुनवाई के दौरान ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित रमनलाल की समस्या का मौके पर ही समाधान किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित भी रहे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ओर से बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर दिए गए बयान पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। गहलोत ने बीजेपी नेताओं के गुजरात के केवड़िया जाने पर तंज कसा था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जब कांग्रेस के नेता सरकार बचाने के लिए होटलों में बैठे थे, तब बीजेपी के विधायक और सांसद एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे। सीएम शर्मा ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की रियासतों को एक करने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने अपने जीवन को एक भारत श्रेष्ठ भारत को समर्पित किया। बीजेपी उसी दिशा में कार्य कर रही है। गहलोत को निशाने पर लेते हुए सीएम ने कहा कि पूर्व सीएम को अच्छे विचार अपने जीवन में उतारने चाहिए थे। अगर वे ऐसा करते तो आज उनकी ऐसी दुर्गति नहीं होती। कांग्रेस आज देश के सिर्फ 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करके कहा है, ट्वीट करके ये कहा है कि हमारी सरकार तो उस समय होटलों में थी और ये लोग गुजरात के अंदर केवड़िया जा रहे हैं, यहाँ के सांसद और विधायक। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी इस मानसिकता को ठीक प्रकार से करिए। आप अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस भारत को बनाने में, श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। राजस्थान की रियासत नहीं, देश की रियासतों को एक करके उन्होंने एक श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। ऐसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उस स्मारक पर जा रहे हैं, जहां से ये संदेश मिलता है देश की एकता का, अखंडता का और देश को मजबूत करने का। क्या हम उनके विचारों को संग्रहित नहीं करें, जिनको देश की आजादी से लेकर के देश के उत्थान में कितना बड़ा योगदान रहा। अरे गहलोत साहब, जरा इस देश की भावना और भाव को देखिए, देश के उन समर्पित लोगों को देखिए, देश के उस विचारों को देखिए जो इस मां भारती के लिए अपने आप को सर्वोच्च करना चाहते हैं। अच्छे विचार आपको लेने चाहिए। अगर आप अच्छे विचार लेते तो आपकी ऐसी दुर्गति नहीं होती कि जो पूरे देश के अंदर थी। आप 1-2 राज्यों में निहित हो रहे हैं, एक राज्यों में। बीकानेर जिले में पेयजल संकट होने के विरोध में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटिया 8 मई को कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। इस संबंध में भाटी ने मुख्य सचिव से लेकर तमाम अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें भाटी ने बताया कि जिला बीकानेर के ग्रामीण अंचल और बीकानेर शहर कस्बों में पेयजल का भारी संकट हो रहा है। कोई भी जिलाधिकारी, जलदाय विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा नहीं कर रहे, अपने अपने कार्यालयों में बैठे हुए हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहर
बंदी भी लंबे समय तक तय नहीं की गई और न ही नहरों में पानी भरकर हैंडअप किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की डिग्गी खाली पड़ी है। पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं होने से नलकूप पूरे समय चल नहीं पाते हैं, जिसके विरोध में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान किया है। संकट है, गर्मी का मौसम है और मैं देख रहा हूं जिला प्रशासन बेपरवाह है, संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, कोई फील्ड में नहीं जा रहे। अब आज के दिन मैं 2023 में भी मई महीने में मैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा था, वही की वही स्थिति आज के दिन है। बीकानेर शहर के अंदर पेयजल सप्लाई के लिए टैंकर की व्यवस्था की हुई है नगर निगम से और बीडीए से। 50-50 लाख रुपए का ठेका हो गया। वो पानी कहां जा रहा है उसके ना तो कहीं टैंकर के नंबर साया किए, ना आपने कोई रजिस्टर रखा, ना यूजर से प्राप्ति का कोई हस्ताक्षर करवा रहे हो। वो लूट हो रही है अलग से। इसी प्रकार गांव में भी इसी प्रकार टैंकर की व्यवस्था है, लेकिन वहां भी कहां जा रहा है पानी, वहां भी लूट हो रही है। तो ये सारी व्यवस्था ऐसी हो गई है जिसमें बिना कारण राज्य सरकार की बदनामी हो रही है। राज्य सरकार सारा बजट दे रखा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी ने हनुमान बेनीवाल द्वारा बीजेपी को किसान विरोधी बताने और पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया दी है। चौधरी ने कहा कि बेनीवाल के आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं है और उनकी राजनीति को देखते हुए कदम उठाए गए। चौधरी ने बीजेपी की किसानों के लिए की गई योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाओं के जरिए किसानों के हित में काम किया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में किसानों को सबसे अधिक सम्मान निधि मिल रही है और राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद पर 150 की सबसे ज्यादा कीमत दी है। चौधरी ने नागौर जिले के नेताओं गजेंद्र सिंह खींवसर और ज्योति मिर्धा के बीच मतभेद पर कहा कि पार्टी में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं है। देखिए, उनका क्या विचार है वो जाने, लेकिन पार्टी के अंदर पार्टी ने उनको 2019 के अंदर नागौर जैसे लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी समर्थन दिया था, लेकिन वो अपने वादे से थोड़ी मतलब अलग हट गए थे। ये बात उनका कहना है कि जस्ट वो तो किसान आंदोलन चालू हुआ था, उस समय से ही अलग राह पकड़ ली। इस कारण से उनकी जो सोच है वो अपने हिसाब से चलती है और भारतीय जनता पार्टी के ये कहना कि सब मुझे टिकट दे रहे थे या कोई बात कर रहे हैं, हमला बोलना पार्टी ग्राउंड नहीं है। कोई किसी प्रकार का आधार नहीं जिसके आधार पर ये कह सके कि सब शासन सत्ता में लोग काम नहीं कर रहे। टोंक में कलेक्टर निवास पर जिला कलेक्टर और जिला प्रमुख ने पक्षियों के लिए लगाए परिंदे श्री दादू पर्यावरण संरक्षण की ओर से चलाए जा रहे हैं। निःशुल्क परिंदा वितरण अभियान के तहत जिला कलेक्टर निवास पर कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और जिला प्रमुख सरोज बंसल की ओर से पक्षियों की प्यास बुझाने के उद्देश्य से परिंदे लगाए गए। परिंदा कार्यक्रम प्रभारी महावीर आमीना ने बताया कि प्रतिवर्ष संस्थान की ओर से 5 से 7 हजार परिंदों का निःशुल्क वितरण किया जाता है, जिससे ग्रामीण ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में पक्षी अपनी प्यास बुझा सकते हैं। इस अभियान के साथ इस साल निःशुल्क मिट्टी के घोंसलों का भी वितरण किया गया है, जिसमें गुरैया चिड़िया के आवास की कमी के कारण शहरों में वितरण किए गए ताकि गुरैया अपना प्रजनन आसानी से कर सके। समरावता गांव में मतदान केंद्र परिसर में हुए थप्पड़कांड, आगजनी, हिंसा और उपद्रव के मामले में आरोपी नरेश मीणा की टोंक SC/ST कोर्ट में पेशी हुई। बूंदी जेल से नरेश मीणा को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट पहुंचाया। मामले को लेकर नगर फोर्ट थाने में दर्ज FIR नंबर 166/24 और 167/24 के तहत कोर्ट में चार्ज पर बहस होनी है। नरेश मीणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फतेहराम मीणा ने पैरवी की। सुरक्षा को लेकर कोर्ट परिसर और उसके आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हिंसा के बाद से ही ये मामला लगातार चर्चाओं में है और नरेश मीणा की हर पेशी को लेकर समर्थकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कोर्ट के बाहर विशेष सुरक्षा का बंदोबस्त किया है। 5-7 दिन पहले आपने अलवर में एक घटना देखी होगी। RS अधिकारी के एक प्रधान सरे आम थप्पड़ जड़ देती है, जूता मार देती है और उसका कुछ हुआ नहीं। अभी तक तो कोई दिखा नहीं, उसका गिरफ्तार हुई क्या हुई।
और एक तरफ हमारे नरेश भाई है, वहाँ गांव में गए, गांव मदद के लिए गए, वहाँ जाके ये चीज कोई बहुत बड़ी घटना है नहीं। इसमें पिछले 6 महीने से तो इसमें सरकार ने बात की तो सरकार के पीछे भी कोई बड़े बड़े लोग लगे हुए। सरकार का बांध छलक रहा है। हाँ बिल्कुल, आज जैसा नेताजी ने कहा आपके सामने 15 मई तक अगर नहीं हुआ तो हम अनशन पे बैठेंगे उनके बच्चों को लेकर। ये नाराजगी भी नारेबाजी भी की है। नाराजगी है ना, जो सरकार के फैसले सरकार से वार्तालाप करने गए थे उनके ऊपर ही लोग नाराज हो रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं क्या? तो लोग भी तो भड़क रहे हैं ना, आप कौन थे जाने वाले, क्यों किया आपने, कैसा किया। तो ये चीजें और सच्चाई भी ये चीजें 30 मार्च तक होने वाली थी, 1 महीना लेट हो गई। 30 मार्च को जमानत होने वाली थी, 30 मार्च के लिए उन्होंने कहा था, तो आज 1 महीने लेट है, 1 महीना 5 दिन लेट है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आप थे कि पहले तो कि जो उनकी जिस तरह से जो पुलिस वाले जो आए थे उनका व्यवहार अपने सबने देखा कि किस तरह का जो व्यवहार है, और इस तरह का जो व्यवहार अगर पब्लिक में और मीडिया के सामने जब किया जा रहा है तो जेल के अंदर तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, आदमी को इतना टॉर्चर और बातें तक नहीं करने दे रहे जो उनके जो समर्थक जो मिलने के लिए आए थे, और यहाँ पे एक पारिवारिक बातें हो रही थी, किसी तरह की कोई बात थी नहीं। और उसके बावजूद भी जो पुलिस का जो रवैया जो देखने को जो मिला जो एसआई साहब का, वह बहुत ही गलत था। इससे विजय सिंह सोलंकी जी का और इससे हम जो समर्थक है इसमें बिल्कुल गलत था, और इसमें भारी रोष रहेगा सारे हमारे जितने भी समर्थक है। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो सरकार से जो समझौता हुआ था, 30 दिन का सरकार ने हमारे से टाइम मांगा गया था। 30 दिन निकल के आज करीबन 3 महीने से ज्यादा ऊपर का टाइम हो चुका है, उसके बावजूद भी तारीख में तारीख मिल रही है। ये गलत है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र मैं मानता हूं। जहां तक ये मेरी नजर में एक षड्यंत्र है, ये राजनीतिक के शिकार हो रहे हैं, और इसमें मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इसमें बड़े नेताओं का हाथ है, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर या कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। कहीं ना कहीं मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें हमारे न्यायपालिका के ऊपर भी मैं तो कहना चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी सरकार का कहीं ना कहीं इशारा है, जिसमें बड़े राजनेता शामिल है, जो उनका लगाया हुआ मजिस्ट्रेट है, जो कहीं ना कहीं जो आज 10 दिन से ज्यादा हो गया ट्रांसफर हुए, अभी तक उन्होंने ज्वाइन किया नहीं। फतेहराम मीणा किस तरीके का आज पेशी थी, क्या पूरा मामला? यानी नरेश मीणा की यहाँ 23 तारीख को FIR नंबर 166/2024 नगर कोर्ट में चार्ज बहस हो चुकी थी, और वास्ते आदेश तारीख पेशी 28 नियत थी। इसी दौरान माननीय जज साहब का ट्रांसफर हो गया, तो उस वजह से 28 तारीख को ट्रांसफर अधीन होने के कारण तारीख पेशी 5 नियत की गई थी। क्योंकि आज दिन तक पुराने अधिकारी रिलीव हो गए और नए अधिकारी ने ज्वाइन नहीं किया, तो जो FIR नंबर 166/24 और 167/24 दोनों जो FIR में यहाँ वास्ते चार्ज बहस हेतु नियत है, और जैसे ही माननीय न्यायाधीश महोदय ज्वाइन करेंगे तो चार्ज बहस होगी। क्योंकि ये बात आपको सभी को विदित है, नरेश पर एक भी व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है। नरेश ने जनता हित में कभी भी जो यूनिवर्सिटी से लेकर के आज दिन तक के उनके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं वो सारे सार्वजनिक हित के हैं, यानी पर हित के हैं। उनके खिलाफ व्यक्तिगत मुकदमा एक भी नहीं है। खबर टोंक से है, जहां अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ महेंद्रवास थाना पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पुलिस ने 112.05 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें टोडराय सिंह के मोड़ निवासी आरोपी राजेश सांसी और झालावाड़ के इकलेरा निवासी मोहनलाल तंवर का नाम शामिल है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की कार और उनके कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद किया है। बता दें कि एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर महेंद्रवास थाना अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी ने कार्रवाई की है। वहीं जब्त की गई स्मैक की बाजार में कीमत करीब 24 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम की सूचना पर प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी में जयपुर नंबर के एक ट्रक कंटेनर को रुकवाकर 785 किलो अफीम टोड़ा चूरा जब्त कर आरोपी तस्कर रामलाल जाट को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए आंकी गई है।
एजीटीएफ एडीजी दिनेश एमएन की ओर से मादक पदार्थ तस्करी की विशेषकर मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के तस्करों को चिन्हित कर उन पर विशेष निगरानी रख कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में पुलिस टीम को यह सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि आरोपी कुख्यात तस्कर कमल राणा गैंग से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। आशापुरा बिल्डकॉन ने अपने 38वें प्रोजेक्ट के लॉन्च के अवसर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कंपनी ने आगामी एनआरआई बंगलो टाउनशिप की विस्तृत जानकारी साझा की। निदेशक हर्षवर्धन सिंह उचियार्डा ने बताया कि ये टाउनशिप प्रथम चरण में लगभग 150 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही है, जिसमें कुल 600 आधुनिक विला शामिल होंगे। ये प्रोजेक्ट विशेष रूप से एनआरआई समुदाय को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और इसमें आधुनिक जीवन शैली की सभी प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि ये प्रोजेक्ट उन डेवलपर्स के लिए भी एक प्रेरणा है जो रियल एस्टेट में नवाचार का दावा करते हैं। प्रेस वार्ता में रियल एस्टेट जगत के कई प्रतिनिधि और मीडिया से जुड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। ये टाउनशिप जोधपुर के रियल एस्टेट विकास को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर है। सबसे पहले तो माता जी के मंदिर की नींव स्थापना हम कर रहे हैं कल 3 मई को शाम को 4:30 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो मंदिर की नींव स्थापना है, उसके बाद एक छोटा सा सुंदरकांड का कार्यक्रम है, उसके बाद जो एनआरआई हमारा फर्स्ट फेज है, जो 650 से ज्यादा यूनिट्स हैं और जिसमें 200 से ज्यादा बंगले बन के तैयार हैं, उसका हैंडओवर का पूरा प्रोग्राम। सर, ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा यूरोपियन आर्किटेक्चरल थीम पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। जो आज उसके ट्यून देखें तो ये प्रोजेक्ट 250 एकड़ से भी ज्यादा का बड़ा प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा। इसके अंदर सारी जो अमेनिटी, सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी की बात करूंगा, तो सारी जो सिक्योरिटी अवेलेबल है, जो 3 टायर सिक्योरिटी जिसको अपन बोलते हैं, वो सारी सिक्योरिटी इसमें अवेलेबल है। उसके अलावा 70,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का पूरा इसके अंदर क्लब हाउस है, जिसके अंदर सारे आउटडोर गेम्स, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे स्क्वॉश कोर्ट हो, चाहे लॉन टेनिस हो, और जो इंडोर की अगर मैं बात करूं तो जिम्नेजियम, सोना बाग, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग विच यू विश अबाउट, स्केटिंग रिंग्स, एम्पी थिएटर, सारी की सारी सुविधाएं इसके अंदर उपलब्ध है। अभी मौखिक रूप पे 5 से ज्यादा थीम बेस्ड गार्डन्स बन के तैयार हो चुके हैं। 5 और जो सेकंड फेज के अंदर आएंगे, तो 5 और तो टोटल पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 10 से ज्यादा थीम बेस्ड गार्डन्स है अलग अलग, जो पूरी सोसाइटी को हम लोग उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। सारे विलास जो हैं वो आपको 138 गज से लेके 600 गज तक के सारे आपको विलास मिल जाएंगे, कर जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो हर कोई डेवलपमेंट जो एक आदमी देखना चाहता है अपने लाइफस्टाइल में, वो हर तरीके का डेवलपमेंट हमने किया है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। पुरानी जो चीजें हुई हैं उनसे भी बेटर और कैसे कर सके, एक आयाम स्थापित कैसे कर सके कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स होना चाहिए कॉलोनी का, उस दर्जे को हमने दिमाग में रख के इसको पूरा का पूरा इस प्रोजेक्ट को हमने तैयार किया। श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन में विसंगतियों को लेकर पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आपत्ति दर्ज करवाने का निर्णय लिया है। भाटी अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जाएंगे। भाटी ने बताया कि कोलायत क्षेत्र के कई गांवों की ग्राम पंचायतों को पंचायत समितियों से दूर कर पुनर्गठन किया गया है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर आज कोलायत तहसील की ग्राम पंचायतों के लोग भंवर सिंह भाटी के नेतृत्व में बिश्नोई धर्मशाला से नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियों पर अपनी विभिन्न मांगे लिखी थी और पुनर्गठन में सुधार की मांग की। भाटी ने जिला कलेक्टर से इस मुद्दे को सही करने का आग्रह किया है। राजस्थान सरकार के एक आदेश के द्वारा प्रदेश में नई पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें बनाए जाने की अभी प्रक्रिया चल रही है। दिनांक 7 अप्रैल 2025 को इसी क्रम में जिला कलेक्टर बीकानेर के द्वारा बीकानेर जिले की पंचायतों, नई पंचायतों, पंचायत समितियों की सूचना प्रकाशित की गई है। उसमें अभी 6 मई तक दावे और आपत्तियां ली जा रही है। आज हम सब लोग जिला कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर के सामने कोलायत विधानसभा क्षेत्र में जो नई पंचायतें बनाई गई है, जो नई पंचायत समितियां बनाई गई है, उसमें जो लोगों को असुविधा हो रही है, कोई भी पंचायत या पंचायत समिति आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, लेकिन कोलायत विधानसभा क्षेत्र में इसका उल्टा हुआ है।
जो पंचायत ग्राम पंचायत मुख्यालय से जो गांव 2 किलोमीटर की दूरी पे था वर्तमान में है, उस गांव को 20 किलोमीटर की दूरी की पंचायत में शामिल किया गया है। ग्राम पंचायत वर्तमान में किसी पंचायत समिति में अगर 20 किलोमीटर की दूरी पे है तो उसको 50 किलोमीटर की दूर की पंचायत समिति में शामिल किया गया है। तो इससे कोलायत विधानसभा क्षेत्र के करीब 3 दर्जन से भी ज्यादा गांवों के लोगों को और करीब 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। और इन तमाम जो गलतियां रखी गई है, जो पुनर्गठन हुआ है, उसमें जो कमियां रखी गई है, वो उसका एक ज्ञापन हम जिला कलेक्टर महोदय को देंगे, क्योंकि 6 मई तक आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। तो हम जिला कलेक्टर महोदय से यही मांग करेंगे कि जो पंचायतें और जो गांव गलत तरीके से पुनर्गठन में जोड़े गए हैं उनको ठीक किया जाए और आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई पंचायतें पंचायत समितियां बनाई जाए। खबर टोंक से है, जहां पीपलू इलाके में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया है, जिससे पिकअप चालक ही लूट का मास्टरमाइंड निकला। बताया जा रहा है कि मंडी से पैसे ले जाते समय करीब 8,92,000 रुपए की लूट की झूठी कहानी रची थी। मामले में पुलिस ने आरोपी पिकअप चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया है, जिसमें गिराना निवासी आरोपी मुकेश माली और लोहारवाड़ा निवासी आरोपी राजाराम माली शामिल है। गायत्री परिवार की अखंड ज्योति कलश यात्रा के दूसरे दिन बाड़ी क्षेत्र में भव्य स्वागत किया गया। सोमवार को यात्रा का शुभारंभ गायत्री माता मंदिर राजपूत कॉलोनी से हुआ, जो महाराजा बाग सर्किल, अंबेडकर पार्क, भारद्वाज मार्केट, हॉस्पिटल रोड होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। वहां धर्मार्थ सहायता समिति बाड़ी के संरक्षक महावीर प्रसाद गोयल ने कलश का पूजन किया और कोषाध्यक्ष योगेश गोयल ने माल्यार्पण किया। समिति के महामंत्री सुरेश बिंदल ने सभी अतिथियों और गायत्री परिजनों का जलपान से स्वागत किया। अध्यक्ष मनोज शिवहरे सहित अमित मंगल, मनीष सिंगल, हरदेव सिंह, हृदय शिवहरे आदि ने व्यवस्थाओं में सहयोग किया। ये यात्रा शांतिकुंज हरिद्वार से निकली अखंड ज्योति से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य देश में धार्मिक चेतना, सांस्कृतिक जागरूकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसार करना है। ये यात्रा देश में आध्यात्मिक अलख जगाने का कार्य कर रही है। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां परलीगा ग्राम पंचायत में 2 ग्राम विकास अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है। फिर भी ग्राम सभा की बैठक के दिन दोनों ही ग्राम विकास अधिकारी ड्यूटी से नदारद रहे हैं। आपको बता दें कि आज 5 तारीख को ग्राम सभा की बैठक होनी थी, जिसमें ग्राम पंचायत के ग्रामीण जनप्रतिनिधि, सरपंच, प्रशासक, ग्राम विकास अधिकारी और कई विभागों के गांव के अधिकारियों को बैठक में मौजूद रहकर ग्राम विकास की योजनाओं के प्रस्ताव लिए जाने थे, लेकिन किसी के नहीं आने के कारण ग्राम पंचायत की कुर्सियां खाली पड़ी थी। जब हमारी टीम ने ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अभी पंचायत के कार्यों के लिए सरपंच, प्रशासक और मैं 3 आरएमएस गए हुए थे। वहीं दूसरे ग्राम विकास अधिकारी से हमारी टीम ने बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने हमारा फोन ही रिसीव नहीं किया। गांव के जागरूक लोगों ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी राकेश कुमार कभी कभार ही ग्राम पंचायत में आते हैं और आकर हाजिरी लगाकर निकल जाते हैं। वहीं ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार शर्मा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में नियमित रूप से लगे हुए हैं। श्रीमाली ब्राह्मण समाज संकस और कश्यप गोत्रीय समिति द्वारा कुलदेवी वरुणार्ची और योगेश्वरी माताजी का 7वां पाटोत्सव मनाया गया है। आयोजक रिक्तेश्वर भैरवनाथ मंदिर परिसर किला रोड में हुआ। कार्यक्रम में गणेश पूजन, हवन, महाभिषेक, यज्ञ, पूर्णाहुति, वृद्धजन सम्मान और महाप्रसादी जैसे धार्मिक आयोजन शामिल रहे। मुख्य यजमान मनोज कृष्ण त्रिवेदी सहित 12 यजमान जोड़ों ने आहुतियां दी। समिति अध्यक्ष नंदकिशोर ओझा और सचिव कमल किशोर ओझा के नेतृत्व में आयोजन संपन्न हुआ। 80 साल से अधिक उम्र के वृद्धजनों का सम्मान किया गया है। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर माताजी का आशीर्वाद लिया। अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों सहित समाज के गणमान्य जन, मातृशक्ति और युवा वर्ग ने आयोजन को सफल बनाया। संकस गोत्री एवं कश्यप गोत्री वैभागी कुलदेवी वरुणार्ची जी एवं योगेश्वरी जी का 7वां पाटोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पूरे दिन यज्ञ, अभिषेक, अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें
विद्वान पंडितों द्वारा। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।